साथियों नमस्कार। मैं इदरीस मोहम्मद गौरी, व्याख्याता राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय नीट का। तो अपने जो 7वां चैप्टर चल रहा था, उस 7वें चैप्टर में अपन ने परमाणु संरचना और वर्गीकरण में डोबेलाइनर का ट्रिक, न्यूलैंड का ऑक्टेव लॉ और मैनलिफ की आवर्त सारणी कर ली। तो आज हमारा है वो आधुनिक आवर्त सारणी है, वो हमारा हेडिंग है आधुनिक आवर्त सारणी। आधुनिक आवर्त सारणी है वो किसने दी थी? हेनरी मोजले ने दी थी। किसने दी थी? हेनरी मोजले ने। हेनरी मोजले ने दी थी और 1913 में दी थी। कब दी थी? 1913 में। तो जब मैनलिफ ने अपने आवर्त सारणी दी तो बहुत ही अच्छी आवर्त सारणी बनाई, उसके बाद भी उसमें कुछ कमियां रह गई। जैसे कि मैनलिफ की आवर्त सारणी में कमी थी कि हाइड्रोजन की स्थिति निश्चित नहीं थी। हाइड्रोजन को यहाँ भी रख सकते हैं और हाइड्रोजन को यहाँ भी F के साथ भी या क्लोरीन के साथ भी रख सकते हैं। समस्त आणविकों के बारे में मैनलिफ को ज्ञान नहीं था, ये उसकी प्रॉब्लम थी। तीसरी, ये जो डी ब्लॉक वाले थे एलिमेंट्स, उसको साथ में 8वें वर्ग के अंदर मैनलिफ ने रख दिया था। तो मैनलिफ के आवर्त सारणी में कुछ परिवर्तन करके हेनरी मोजले ने अपनी आधुनिक आवर्त सारणी दी और इसी के आधार पर आधुनिक आवर्त नियम बनता है। तो हेनरी मोजले ने जो आधुनिक आवर्त नियम दिया वो क्या दिया कि तत्वों के रासायनिक गुण उसके परमाणु क्रमांकों का आवर्ती फलन होते हैं। और मैनलिफ ने क्या कहा था कि वे तत्वों के रासायनिक गुण उसके परमाणु भारों का आवर्ती फलन होता है। तो परमाणु भार के जगह क्या कहते हैं? परमाणु क्रमांक। तो इस तरीके से हेनरी मोजले ने अपना आधुनिक आवर्त नियम दिया और उसने मैनलिफ के आधार पर ही एक नई आवर्त सारणी बनाई। तो जैसे मैनलिफ की आवर्त सारणी के कुछ आधार थे, वही के वही आधार आधुनिक आवर्त सारणी के। जैसे मैनलिफ की आवर्त सारणी का आधार था रासायनिक गुण और संयोजकता, तो इसमें भी रासायनिक गुण और संयोजकता का ध्यान रखा गया। जिसकी संयोजकता 1 है उसको यहाँ रखा गया, जिसकी 2 है उसको यहाँ रखा गया, जिसकी संयोजकता 3 है उसको यहाँ रखा गया, जिसकी संयोजकता 4 है उसको यहाँ रखा गया। ऐसे करके उन्होंने इस आवर्त सारणी को व्यवस्थित किया। दूसरा, मैनलिफ ने अपनी आवर्त सारणी में तत्वों को परमाणु भारों के बढ़ते क्रम में रखा था और हेनरी मोजले ने तत्वों को उसके परमाणु क्रमांकों के बढ़ते क्रम में रखा था। तीसरी बात जो इसकी खासियत है आधुनिक आवर्त सारणी की, वो ये है कि इसका आधार है कि तत्वों को इलेक्ट्रॉनिक विन्यास के आधार पर व्यवस्थित किया गया है। तो आधुनिक आवर्त सारणी को जब हम देखते हैं तो इस आधुनिक आवर्त सारणी में ये ऊपर से नीचे ऊर्ध्वाधर या वर्टिकल जो लाइनें होती है वो 18 है। आप इनको गिन लीजिए, जिसमें लिखा दिए 1 2 3 4 5 ऐसे करके 18 तक लिखते। तो ये 18 जो ऊर्ध्वाधर लाइनें हैं इनको कहते हैं वर्ग। क्या कहते हैं? वर्ग कहते हैं। और जो ये ऐसे क्षैतिज लाइनें हैं, ये क्षैतिज लाइनों की संख्या कितनी है? 7 है। 1 2 3 4 5 6 7। तो 7 लाइनों को इनको आवर्त कहते हैं। क्या कहते हैं? आवर्त। तो आपसे सवाल पूछ ले कि मैनलिफ की आवर्त सारणी में वर्ग कितने हैं? 18। आवर्त कितने हैं? 7। अब आप देख लीजिए, पहला आवर्त, इसके अंदर एक परमाणु हाइड्रोजन है और दूसरा उस तरफ क्या है? हीलियम। तो पहले आवर्त में कितने तत्व है? 2 है। कितने? 2। और इलेक्ट्रॉनिक विन्यास जो 2n² का सूत्र दिया था नील्स बोर ने कि किसी कक्ष में अधिकतम इलेक्ट्रॉनों की संख्या कितनी होती है? 2n² के सूत्र के अनुसार होती है। तो k में इलेक्ट्रॉन कितने होते हैं? 2। तो k में या फर्स्ट आवर्त में परमाणु में कितने हैं? 2। फिर L में कितने होते हैं? 8। ये 2 ये और 6 ये कितने हो गए? 8। और ये 6 और ये 2। दूसरे और तीसरे आवर्त में 8 तत्व है। तो पहले आवर्त में 2 ही तत्व है, इसलिए इसे अति लघु आवर्त कहते हैं। क्या कहते हैं? अति लघु आवर्त कहते हैं। और दूसरे और तीसरे आवर्त में जो है वो कितने परमाणु है? 8। तो पहले वाले का अति लघु, दूसरे और तीसरे को कैसा आवर्त कहेंगे? लघु आवर्त। कैसा आवर्त कहेंगे? लघु आवर्त कहेंगे। ये दोनों
दूसरा और तीसरा लघु आवर्त है। अब आप देखिए चौथा और पांचवा, इसमें 18 तत्व है। कितने? 18। तो इनको दीर्घ आवर्त कहते हैं। क्या कहते हैं? दीर्घ आवर्त कहते हैं। और लास्ट में जो 6 और 7 है, 18 ये देखो यहाँ 57 के बाद 58 यहाँ आ जाता है, तो ये 14 यहाँ तक चलते हैं 71 तक, 72 वापिस हैफनियम आ जाता है और यहाँ से यहाँ रिविट रेडॉन तक चलता है। तो ये 18 और 14 कितने हो जाते हैं? 32। तो ये अति दीर्घ आवर्त है। छठा और सातवां कैसा है? अति दीर्घ आवर्त है। साथियों अगर इस पीरियोडिक टेबल को देखेंगे तो जैसे हाइड्रोजन, लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम, सीजियम, फ्रांसियम, तो इसको आप ऐसे भी याद कर सकते हैं। हलीना की रबड़ी सस्ती फ्री, यार बच्चे की अपनी अपनी कविता होती है, टीचर्स की कविता होती है, उस हिसाब से वो याद कर लेता है। जैसे सेकंड लाइन है, बेटा मांगे कार, स्कूटर बाप राजी। तो बेरिलियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम, स्ट्रोंशियम, बेरियम, रेडियम। तो ये इस तरीके से ये हम आवर्त सारणी को याद कर सकते हैं। जितना मैंने इस टेबल पे लिखा है मिनिमम अपने को इतना याद होना चाहिए। तो अपना बोर्ड का, चाहे वो आरबीसी बोर्ड हो चाहे वो सीबीएसई बोर्ड हो, किसी का अपना कोई भी क्वेश्चन बाकी नहीं रहता। इसके बाद अपने को यहाँ याद रखना अपना पड़ता है लैंथेनम 57 है, इसके बाद सेलेनियम 58 हो जाता है, फिर 71 लुटेशियम हो जाता है, फिर 72 वापिस हैफनियम यहाँ आता है। इसी तरीके से एक्टिनियम 89 है, 90 थोरियम है और 92 यूरेनियम जो परमाणु बम में काम आता है और 94 प्लूटोनियम ये भी परमाणु बम में काम आता है। फिर लोरेंशियम 103 है और उसके बाद 104 वापिस रुफिडियम यहाँ आ जाता है। तो ये याद रखना। तो जैसे आप देखेंगे इस पहले दो वर्गों को एस ब्लॉक कहते हैं। क्या कहते हैं? एस ब्लॉक। यानी इनके अंदर बाह्यतम कोश में इलेक्ट्रॉन एस कक्षक में होगा। तो जैसे ये पहला वर्ग है, इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास यानी लास्ट में जो कक्षक आएगा उसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास एस वर्ग होगा। तो आपसे कोई पूछ ले कि ऐसे दो तत्वों के नाम बताओ जिनकी संयोजकता 1 हो या जिनके बाह्यतम कक्ष में 1 इलेक्ट्रॉन हो, तो इनमें से 5-6 में से कोई भी आप बता सकते हो। अब आप इसको दूसरे को देखेंगे, दूसरे वर्ग को, तो इसमें S2 है। इनके बाह्यतम कोश का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास S2 होगा, यानी इनके बाह्यतम कोश में 2 इलेक्ट्रॉन होंगे, इनकी संयोजकता 2 होगी। अगर आपसे पूछ ले कि ऐसा बताइए जिसका बाह्यतम कोश का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास P1 है, ये सारे P1 वाले हैं। इनके बाह्यतम कोश में 3 इलेक्ट्रॉन होते हैं, इनके बाह्यतम कोश में 4 इलेक्ट्रॉन होते हैं, इनकी संयोजकता 4 है। इसके नीचे जितने भी तत्व हैं उन सबकी संयोजकता 4 आएगी, इसके नीचे सब है उसकी संयोजकता 3 आएगी। अब P3 वाले में देखो नाइट्रोजन है, फास्फोरस है, तो इनकी संयोजकता 3 होती है और बाह्यतम कोश में 5 इलेक्ट्रॉन होते हैं। कितने होते हैं? 5। अब ये P4 है, इसके अंदर संयोजकता वापस 2 हो जाती है, FCl Bri में 1 हो जाती है। और आपसे पूछ ले ऐसे तत्वों का नाम बताइए जिनकी संयोजकता 0 है, तो ये उत्कृष्ट गैसें हैं। सबसे लास्ट में हीलियम, नियन, आर्गन, क्रिप्टन, ज़ीनन, रेडन, इनके बाह्यतम कोश में 8 इलेक्ट्रॉन होते हैं या अष्टक पूर्ण होता है। अष्टक पूर्ण होने के कारण इनकी संयोजकता क्या होती है? 0 होती है। आपसे सवाल पूछ ले कि ऐसे तत्वों के नाम बताइए जिनकी संयोजकता 0 होती है, तो ये सारे 0 वाले हैं जिनकी संयोजकता 0 है। या पूछ ले ऐसे तत्वों के नाम बताइए जिनका बाह्यतम कोश पूर्ण रूप से भरा हुआ है, तो ये सारे पूर्ण रूप से भरे हुए हैं। अब ये आ जाओ FCl Bri, ये 4 एलिमेंट या तत्व ऐसे हैं, इनको हैलोजन कहते हैं। तो हैलोजन परिवार के तत्वों के नाम बताओ, तो FCl Bri। अब इनसे जो यौगिक बनते हैं उनको हैलाइड कहते हैं। जैसे देख लो हाइड्रोजन क्लोराइड, आइड पीछे आ गया, सोडियम ब्रोमाइड, तो ये सारे हैलाइड तत्व हैं। ये लाइन भी आप याद कर सकते हो, साइंस टीचर विनीता कृपलानी मंच पे कोनी को जान दिलाती है। इस तरीके से इसको भी याद कर सकते हैं। फिर जैसे कॉपर आपके आ गया, कॉपर गहने बनाने में काम आता है, कॉपर सबसे सस्ती धातु है। उसके बाद महंगी कौन सी है? सिल्वर, उसके जस्ट नीचे आ गया। उससे महंगी कौन है? गोल्ड, और गोल्ड से पहले क्या है? प्लेटिनम। तो इस तरीके से साथियों हम इसको याद कर सकते हैं। और ये बीच में जो 10 वर्ग है, इस 10 वर्ग के तत्वों को कहते हैं डी ब्लॉक तत्व या संक्रमण धातुएं। डी ब्लॉक तत्व या संक्रमण धातुएं कहते हैं। तो जिसको मेंडलिक ने 8वें वर्ग में अलग से रखा था एक साथ, उसके लिए हेनरी मोजले ने मेंडलिक की पीरियोडिक टेबल यहाँ से काटा और उसके बीच में 10 वर्ग बना के
दो अलग से डी ब्लॉक बना दिया गया। ये संक्रमण धातु है भी इनको कहते हैं, इन्हें डी ब्लॉक भी कहते हैं। इस लाइन में जो भी होंगे उनका बाह्यतम इलेक्ट्रॉनिक विन्यास D1 होगा, ऐसे D2 ऐसे करके लास्ट तक D10 होगा। वैसे लास्ट वाले 6 है इनको पी ब्लॉक कहते हैं, इनका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास P1 से P6 होता है। साथियों जैसे हम जानते हैं कि S कक्षक में अधिकतम 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं, इसलिए S1 और S2 है। P कक्षक में अधिकतम 6 इलेक्ट्रॉन हो सकते हैं, इसलिए P1 से P6 लिखा हुआ है। D में अधिकतम जो होते हैं 10 हो सकते हैं, तो D1 से D10 लिखा है। और F में अधिकतम 14 हो सकते हैं, तो F1 है और लास्ट ये F14 होगा। अब नीचे की तरफ 2 और लाइनें हैं जो कि छठे और सातवें आवर्त का ही भाग है। पहली लाइन को लेंथेनॉइड कहते हैं, दूसरी लाइन को एक्टिनॉइड कहते हैं। इन दोनों को मिला के ए ब्लॉक या दुर्लभ मृदा धातु भी कहते हैं, क्योंकि ये धातु है हमारी प्रकृति में बहुत ही कम मात्रा में मिलती है और ये रेडियो सक्रिय भी है और ये सबसे कीमती धातुओं में इसकी गिनती होती है। तो साथियों अगली क्लास में हम तत्वों की आवर्तता के बारे में अध्ययन करेंगे या चर्चा करेंगे। तो तब तक आप हमारे डाइट बारहवीं के डिजिटल एजुकेशन चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, अच्छा लगे तो आगे शेयर भी कीजिए और हमारी कमियों को भी बताइए। और कोरोना संक्रमण काल में अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखिए। तब तक के लिए धन्यवाद।